Hello, good morning to all of you, my dear students. Once again, welcome to all of you on your online platform Angel English Classes. हम लोग का पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेन वर्ब में हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ना स्टार्ट किए थे। टाइम एंड टेंस, समय एवं काल। समय एवं काल में हम लोगों को पढ़ाया गया था, सबसे पहले बताया गया था कि टाइम एंड टेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वर्ब। वर्ब हमें दो प्रकार की बताई गई थी कि वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला था मेन वर्ब और दूसरा था ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हम लोगों ने मेन वर्ब में पढ़ा था कि मेन वर्ब को तीन भागों में बांटा गया। एक बार रफली समझते चलते हैं क्या क्या हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। मेन वर्ब को एक तो उसके फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर हम लोगों ने बांटा था। एक बांटा था उसके फॉर्म यानी रूप के आधार पर, और एक बांटा था हम लोगों ने मेन वर्ब को टेंस के आधार पर। फंक्शन के आधार पर दो प्रकार यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और आकर्मक। फॉर्म के आधार पर दो प्रकार, एक रेगुलर यानी रूप के आधार पर रेगुलर वर्ब और दूसरा था इररेगुलर। टेंस के आधार पर पांच प्रकार, एक था टेंस के आधार पर पांच प्रकार था। एक था प्रेजेंट फॉर्म, यह प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल नंबर, और एक था प्रेजेंट फॉर्म में यस या ईएस लगाना यानी सिंगुलर नंबर वर्ब। एक थी पास्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यह है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये थी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इतना हम लोग पढ़े थे। अब इसी में हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनना था ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हेडिंग हमारा क्या बनेगा इसी में वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इसका मतलब ही होता है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है, तो सहायक क्रिया का मतलब है कि ये जो हम मेन वर्ब, ये जो हम मुख्य क्रिया पढ़े, मुख्य क्रिया में ये भी जो भी चीज़ें हमने पढ़ा अभी तक मुख्य क्रिया में, इन सब के द्वारा कार्य का भाव प्रकट होता है। और जो शब्द किसी एक्शन के यानी किसी कार्य के, जब कोई कार्य एक्शन होता है तो जो उसका टाइम होता है, टाइम यानी समय, और इसका एक मूड को जो दर्शाता है, मूड या मैनर को जो शब्द दर्शाता है वही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है।
वही क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, वही सहायक क्रिया कहलाता है। किसी कार्य के होने का टाइम मतलब तीन प्रकार ना, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। टाइम का मतलब समय, किसी कार्य के होने का जो टाइम होगा वो तीन प्रकार का, या तो कार्य प्रेजेंट में होगा वर्तमान में, या तो कार्य पास्ट में होगा भूतकाल में, या तो कार्य फ्यूचर में होगा भविष्यकाल में। अब इन प्रत्येक टेंस का जो मूड होता है वो चार होता है। कौन कौन सा मूड होता है, चार प्रकार, ये देखते हैं। आप एक को जानते हैं इंडेफिनिट के नाम से, एक को आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस के नाम से, एक को आप जानते हैं परफेक्ट के नाम से, और एक को आप जानते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से। तो ये इसका मूड है। और मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर का मतलब जितने भी हम मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं, अभी आगे सारी बातों को स्पष्ट किया जाएगा, और इन्हें ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग बनेगा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और इसमें हम लोग लिखेंगे ऐसी क्रियाएं, लिखेंगे आगे इसमें हम ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा किसी कार्य के होने के टाइम के मूड का भाव प्रकट होता है। ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा किसी कार्य के होने के टाइम के मूड का भाव प्रकट होता है, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब बात ये आती है कि हेल्पिंग वर्ब के कार्य कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, इनको देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिखा, कोई भी कार्य हुआ, जैसे हम कह दें ही, खाली स्थान, ही राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। जैसे इसी फिर से हम कह दें ही writing a letter to his father। जैसे फिर से हम इसी में कह दें he writing a letter to his father। अब ये बात हमें कैसे पता चले कि राइटिंग, देखिए ही राइटिंग देखिए सब सेम है, किसी में ना तो इनके टाइम का भाव प्रकट हो रहा कि इस कार्य के होने का टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है ना। तो ये कैसे प्रकट होगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, तो ये प्रकट तब होगा जब हम इसमें इसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग। जैसे इसमें मान लीजिए हम इज लगा दिए तो ही इज राइटिंग अ लेटर, पता चल गया कि ये प्रेजेंट में है। इसमें वाज लगा दिए तो हो जाएगा ही वाज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, पता चल गया ये पास्ट टेंस है। जैसे मान लीजिए हम इसमें लगा दे विल बी लगा दिए तो ये पता चल गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो प्रकट ही हुआ, इसके साथ साथ इसका मूड भी आया कि कार्य जारी रहने का, यानी इज वाज विल बी मतलब कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा, ING है ना, इसका मतलब ये समझ आ गया कि कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा है। तो सहायक क्रिया का ये कार्य होता है। इसके बाद इसी में एग्जाम्पल लिखिए इनको, फिर आगे हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हमने कितने भागों में विभाजित किया है। ये जो हमारी सहायक क्रिया है इनको हम कितने भागों में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे नीचे की लाइन से
इसको मिटा देते हैं। देखिए लिखिए हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरी या ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब को लिखिए को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑक्सिलरी ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑब्लिक का मतलब चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब कह दीजिए चाहे हेल्पिंग वर्ब कह दीजिए, इनको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? दो भागों में विभाजित किया गया। इसका पहला भाग है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, PRIMARY प्राइमरी, AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब। अगला है मॉडल MODAL ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, तो ये जो सहायक क्रिया है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा भाग होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में फ़र्क क्या है? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये है कि जिसके द्वारा किसी कार्य के करने के समय का भाव प्रकट होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही है कि ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा किसी कार्य के होने के या करने के समय का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और जो हमारा दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही है कि जब हम किसी कार्य के करने के ढंग यानी मैनर तरीके का भाव प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए आपको क्लास के अंदर आना है, अब आप अपने शिक्षक से पूछेंगे कि मे आई कम इन कि कैन आई कम इन। मे आई कम इन का मतलब है कि आपने ऑफिशियल पर्पज से अनुमति लिया, और कैन आई कम इन का मतलब है कि आपने पर्सनल मान के लिया, यानी अपने मित्र के यहाँ गए और उससे पूछे कैन आई कम इन, है ना, एक फॉर्मेलिटी आपने अदा किया, बाकी कुछ नहीं है। तो इन दोनों में फ़र्क पता चलता है कि आपने ऑफिशियल तरीके से बात किया कि पर्सनल तरीके से। तो ये किसी कार्य के यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा किसी कार्य के करने के ढंग का भाव प्रकट होता है, तरीके का। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा किसी कार्य के होने के समय का भाव प्रकट होता है, मूड का। इसी में हम लोग अब पहला हेडिंग बनाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए हमारा पहला हेडिंग होगा, बनाइए सभी लोग, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पहला हेडिंग है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में पहला हेडिंग बना हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ों को क्रमशः अर्थात स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आने देंगे। और जब कन्फ्यूज़न नहीं आने देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करना है, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने देंगे। पहला हमारा हेडिंग क्या बनाना था? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मुख्यतः होती कितने प्रकार की हैं? तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये मुख्यतः तीन भागों में हमने इनको विभाजित किया है। लिखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं ये देखिए, तीन भागों में विभाजित किया है हमने। देखिए कौन कौन से भाग हैं। एक है बी वर्ब जिसे आप टू बी वर्ब के नाम से जानते हैं। एक है हैव वर्ब जिसे आप टू हैव वर्ब के नाम से जानते हैं। और एक है
डू वर्ब, जिसे आप टू डू वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा। पहला टू बी वर्ब, दूसरा टू हैव वर्ब, तीसरा टू डू वर्ब। ठीक है, अब इनमें देखिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, हम टाइम और टेंस पढ़ाना स्टार्ट किए। आप अभी तक टाइम एंड टेंस में क्या पढ़ते थे? डायरेक्ट पढ़ते थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसके बाद आप पढ़ते थे कि प्रत्येक ये जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखते थे आप, इनके तीनों के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा कुछ नहीं, हमें एकदम बेसिक लेवल से, एकदम हमें बेसिक से एडवांस की ओर जाना है, बेसिक से एडवांस की ओर जाना है। और यदि एडवांस की ओर जाना है तो हमें कुछ ना कुछ अपने माइंड में एडवांस करना होगा, तब तो हम एडवांस की ओर जा पाएंगे। अर्थात हमें जो पढ़ने का तरीका है उसको सुधारना है, हमें सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना है ना। सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, नहीं तो ज्ञान तो बहुत सारा है, तो हमें सुव्यवस्थित ज्ञान लेना है। देखिए सुव्यवस्थित ज्ञान में बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली हेडिंग टू बी वर्ब बनाइए आप लोग। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमें ये पता चला कि 3 प्रकार की होती हैं। एक्चुअल पर ये 3 प्रकार की होती नहीं, हमने इनको 3 भागों में पढ़ने के लिए बांटा है। ये 3 प्रकार ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ने के लिए कि हमको पढ़ने में सरलता हो जाए, इसलिए हमने इसको 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है, 3 पार्ट्स में हमने इसे बांटा है। अब तीनों भाग में जो हमने इसे बांटा है, तो इन तीनों भाग को हम अलग अलग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा, और नहीं तो एक साथ में ना यहाँ का बच्चा सोच में पड़ जाता है, करता नहीं, वो सोचता रहता है अरे इतना सारा, तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली हेडिंग बनाइए टू बी वर्ब। अब टू बी वर्ब में हमारे पास कौन कौन सी क्रियाएं हैं ये लिखते हैं। टू बी वर्ब में जो हमारे पास क्रियाएं हैं वो है इज, एम, आर, वाज, वर। हमारे पास 5 क्रियाएं हैं टू बी वर्ब में। इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे पास टू बी वर्ब में 5 क्रियाएं लिखिए। टू बी वर्ब हेडिंग बनाइए। टू बी वर्ब में लिखिए इज, एम, आर, वाज एवं वर को टू बी वर्ब कहा जाता है। इज, एम, आर, वाज एवं वर को टू बी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे लिखिएगा यूज ऑफ टू बी वर्ब्स, है ना, यानी जो टू बी वर्ब्स हैं इनके प्रयोग। हमारा हेडिंग बनेगा यूज ऑफ टू बी वर्ब्स, टू बी वर्ब के प्रयोग। टू बी वर्ब के प्रयोग। हम पहले टू बी वर्ब को देख लेते हैं कि टू बी वर्ब में हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले इनका प्रयोग, तो हम प्रयोग में जान लें कि इज का प्रयोग कहाँ, एम का प्रयोग कहाँ, आर का प्रयोग कहाँ, वाज का प्रयोग कहाँ, वर का प्रयोग कहाँ, ये जान लेते हैं। देखिए टू बी वर्ब में पहला हेडिंग बनाइए टू बी वर्ब, उसमें लिख दिया गया ना इज, एम, आर, वाज एवं वर को टू बी वर्ब कहा जाता है। अब हेडिंग बनाना है, उसके नीचे की लाइन से लिखना है यूज ऑफ टू बी वर्ब, टू बी वर्ब का प्रयोग। देखिए टू बी वर्ब का प्रयोग, टू बी वर्ब में पहला है ना टू बी वर्ब में हमारे पास क्रिया कौन कौन सी हैं, पहले ऐसे बना दीजिए जैसे हम बना रहे हैं। वर्ब, नंबर और एक साइड बना दीजिए टेंस।
वर्ब कौन कौन सी हैं? पहला इज, दूसरा एम, तीसरा आर, वाज, वर। ये 4 क्रियाएं आपको बताई गई हैं, इज, एम, आर, वाज एवं वर। अब इनका नंबर, इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। एम का प्रयोग ओनली, केवल, आई के साथ। एम का प्रयोग केवल, ओनली, आई के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ अर्थात बहुवचन के साथ। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। वर का प्रयोग प्लूरल के साथ अर्थात बहुवचन के साथ। अब इनका टेंस देख लेते हैं, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। एम का प्रयोग केवल आई के साथ, इसका भी प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में। आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, इसका भी प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में इन तीनों का प्रयोग। वाज का प्रयोग एक वचन के साथ पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में। वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, इसका भी प्रयोग पास्ट टेंस में, भूतकाल में किया जाता है। इसको ऐसे बना दीजिए, इसके बाद बताते हैं फिर क्या करना है, ठीक है। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ वर्तमान समय में। एम का प्रयोग केवल आई के साथ वर्तमान समय में। आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ वर्तमान समय में। वाज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ भूतकाल में। वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ भूतकाल में। लिखिए इसको जल्दी से। इसके बाद इनके यूज लिखेंगे, यूज पहला दूसरा। इसके देखिए भी कितने प्रयोग हमको पढ़ना है, तो इनके क्रमशः प्रयोग पढ़ते चलेंगे आगे और धीरे धीरे हमारी नोट्स तैयार होती जाएगी टाइम एंड टेंस की। अब इसको बनाइए जल्दी से, तुरंत बनाया जाए।